तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये छोटा सा एक कंसेप्चुअल वीडियो है जो हर एक यानी कि जो वेव फॉर्म वाली वीडियो होगी उसके फर्स्ट में लगी होगी। इसमें आपको छोटे छोटे कंसेप्ट दे देता हूँ जो मतलब के बाद में मुझे रिपीट ना करने पड़े। आपको बच्चों कोई भी ऐसी वेव फॉर्म दे दी जाती है और एक तरफ इंडक्टर है, एक तरफ आप कैपेसिटर है। कैपेसिटर के केस में हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दी जाती है, ठीक है। अब ये वोल्टेज की वेव फॉर्म भी हो सकती है, करंट की वेव फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। ये वेव फॉर्म किसी भी चीज़ की हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो हमें कहता है कि आपके पास ये वोल्टेज वेव फॉर्म गिवन है, आप क्या करें, मुझे कैपेसिटर के क्रॉस उसकी करंट वेव फॉर्म ड्रा करके दें, ठीक है जी। अभी तो ऐसे ही केसेस चल रहे हैं। अगर मतलब चलें पहले इसी की बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको देखें ये कैपेसिटर की करंट का फार्मूला होता है। आपको सबसे पहले ना हर टाइम के ऊपर अपनी मतलब के वैल्यू चाहिए होगी। अब इसमें देखें हर टाइम से मुराद ये है कि यानी कि जो चेंज आ रहा है, जहाँ तक चेंज आता है वो एक टाइम बनता है। अब देखें यहाँ पे एक ये वेव फॉर्म ड्रा है पूरी की पूरी, ये ज़ीरो से लेकर तकरीबन देखें 30 सेकंड तक एक वेव फॉर्म का चेंज आया। यानी कि मेरे कैपेसिटर के अंदर एक मतलब वोल्टेज जो थे स्टोर हो रहे थे, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो है वो एकदम से स्टोर नहीं होते। हमारा जो कैपेसिटर है वो राम राम से चार्ज होता है। इसी तरह से इंडक्टर जो है वो एकदम से करंट की मदद से मैग्नीट्यूड मतलब को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, थोड़ा टाइम लेता है अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से वोल्टेज स्टोर करने में, ठीक है। वो भी एक आसानी यानी पूरा एक कह लें जब वो आएगा तो आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखें अब पहले एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ कि ये एक वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। हमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दे दी गई है और वो कह रहा है कैपेसिटर की वेव फॉर्म ड्रा करके दो। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम पे भी आपने ध्यान रखना है हमेशा, टाइम ये मिली सेकंड में दिया गया सारा वो ये मिसाल के तौर पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा इस फार्मूले के लिए, ठीक है। यानी कि मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगा हर टाइम पे, यानी जहाँ जहाँ पे चेंज आया। तो इस तरह से आपने हर टाइम पे एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और साथ में टाइम मेंशन भी करना, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। मैं पहले देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया तो मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डेरिवेटिव निकालूंगा, क्योंकि ये एक चेंज है तो चेंज इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही निकाला जा सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखें, आपने एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू देख लेनी है। यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ठीक है जी। और इस पॉइंट के ऊपर भी यही काम करना है। यहाँ पे मेरे पास एक्स जो है वो 30 है और जो वाई है वो 5 है, ठीक है। अब ये आपका इनिशियल पॉइंट अभी के लिए और ये फाइनल पॉइंट है, तो लिहाजा ये मेरे लिए x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। जब वेव्स की फॉर्म में होते हैं ना तो हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो ये फार्मूला यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है असल में, और बटे में होता है x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। अब देखें फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ y2 माइनस y1 तो क्या होगा, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करने से क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 30 माइनस 0। और आपको पता है ये मिली में है टाइम, तो लिहाजा बटे में ऐसे मिली भी आ जाएगा। तो 5 एक बार 5 6 बार 30, 1/6 और मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा। तो 1/6 और मिली जब ऊपर जाके किलो बनेगा तो 1000 ऊपर है और बटे में 6, इसको फाइंड आउट कर लें, यानी जो भी आता है कैलकुलेटर पे, ये आपका आ गया 1000/6। इसके साथ आपने टाइम भी मेंशन करना है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, यानी एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, बाद में आपने फिर कंडीशन पे आते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो ये 30 मिली सेकेंड तक का हमने अब यानी फाइंड आउट किया। अब देखें बच्चों मसला क्या है, इसके बाद अब असल कंडीशन आती है। असल कंडीशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से चेंज आया। अब देखें ये एकदम से 30 से लेकर 70 पे हम चले गए हैं, यानी कि 30 मिली सेकेंड से 70 मिली सेकेंड तक के टाइम पे चले गए हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक का पहले चेंज निकालते हैं, फिर इसी पॉइंट को लेके यहाँ तक का चेंज निकालते हैं। इससे बेटर ये आप डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज निकालें जहाँ पे चेंज आया। तो इन दो पॉइंट्स जब आप चेंज निकालेंगे वहाँ पे तो आपने पहले से पॉइंट रख लिए हुए हैं। यहाँ पे जब मैं पॉइंट लूँगा तो क्या है, 70 वैल्यू है मेरे अपने मतलब कि उसकी, ये -10 है, सॉरी 70 वैल्यू है मेरे पास उसकी, यार क्या कहते हैं एक्स की, और वाई की वैल्यू है -10, ठीक है। क्योंकि माइनस एक्सिस है तो ये माइनस में ही होनी है। तो ये हमारा x2 अब बन गया, ये y2 बन गया, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट अब और वो इनिशियल पॉइंट हो गया, तो लिहाजा ये x1 और y1 बन जाएगा, ठीक है। ये चक्कर है। इस पर भी आप इसी तरह से ये सेम फार्मूला लगा के यहाँ पे जो भी वैल्यूज जस्ट लाइक क्या है 1000 आ जाती है, वो आप मेंशन करके साथ में टाइम मेंशन कर देंगे, यानी कि हमने 30 से लेकर 70 मिली सेकेंड तक की वैल्यू निकाली है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी आपकी वेव फॉर्म में, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, उसका कोई भी आपको यानी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा
हमेशा जीरो होता है। वहाँ पे आप जीरो लिखें, टाइम मेंशन कर दे कहाँ तक कांस्टेंट रही है। फिर ये वाली वैल्यू, इसका भी आप ऐसे निकालेंगे, ये इनिशियल पॉइंट होगा, वो फाइनल पॉइंट होगा, वही यानी सारा फार्मूला लगेगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। और ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, करंट की वेव फॉर्म निकालने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी इन जो जो वैल्यूज आई होगी उनके साथ जस्ट आपको कैपेसिटेंस को ज़रब देना होगा। इंडक्टर के केस में भी यही सारा सीन चलेगा। यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। और ये समझे थोड़ी देर के लिए, ये करंट की वेव फॉर्म है, फार्मूला सारा यही होगा, सब कुछ यही होगा। लेकिन ये डी आई है, डी टी जब आप फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में आप वोल्टेज के लिए इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी आपके पास आ जाएगा इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी इन तमाम वैल्यूज को आप इंडक्टर की इंडक्टेंस के साथ ज़रब देके अपनी वेव फॉर्म हासिल कर लेंगे। चलिए आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.8, जिसमें वो कह रहा है इफ द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस 100 माइक्रोफैरड, यानी कि कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, 100 माइक्रोफैरड। तो वो कहता है ये वोल्टेज वेवफॉर्म मैंने आपको दे दिया, आपने डिटरमाइन करनी है उसकी करंट वेवफॉर्म। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। करंट का फार्मूला तो आपको पता चल ही चुका है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो आपको पता है कैपेसिटर के केस में हमें वोल्टेज का डेरिवेटिव फिर निकालना पड़ता है पहले नंबर पे, और स्लोप का फार्मूला भी आपको पता है। तो एक दफ़ा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपने सारा अपने कैलकुलेटर पे निकालना, y2 माइनस y1। जैसा कि बच्चों x2 माइनस x1, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक्स एक्सिस जो हैं वो मिली में हैं, तो इनके साथ पहले ही यार ऐसे यहाँ फार्मूले में मिली लगा के रख लो, यानी आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ ही जस्ट मैंशन करते जाओ अपने जहन में। ये हो गया। अब देखें चेंज आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0। और चले मैं पॉइंट्स मैंशन करता हूँ, x1 y1 0 0 है, और यहाँ पे x2 5 है, और y2 10 है। यानी x और y की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, यानी यहाँ पे x2 और y2 है, यहाँ पे x1 और y1 है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 0, ठीक है। ये आप यहाँ पर फॉर्मूले में कर लें, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 0, क्योंकि x2 मेरा यहाँ पे 5 है और x1 यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया। और बटे में आपको पता साथ में मिली है, तो ये देखें 5 एक बार 5 दो बार 10 मिली, ऊपर जाके किलो बन जाएगा। और फाइनली यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 2K, यानी कि 2000। और ये किस टाइम के बीच में है, 0 मिली सेकेंड से लेकर 5 मिली सेकेंड के बीच में। ये देखें ठीक हो गया। अब ये आगे नेक्स्ट देखें, ये दो पॉइंट्स हमारे बनेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट लेना, वो तो आपका ऑलरेडी है, यहाँ पे चेंज, यहाँ से लेके इतना चेंज आया ना, तो यहाँ पे मेरे पास x की क्या वैल्यू है, 10 है, और y की वैल्यू 5 है। ओके हो गया जी। अब ये हमारा x2 और y2 है, वो x1 और y1 बन चुका है। तो x2 y2 माइनस y1 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 10 और x2 माइनस x1 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5, और होल के साथ मिल ही आएगा। अब इस केस में देखें क्या आता है, वो जो देखो ऊपर आएगा -5 और बटे में आएगा +5, ठीक है। -5 ही आता है ना, हाँ, -5 और बटे में 5 आएगा, 5 से कट जाएगा, -1 आ रहा होगा, -1 के साथ जाके मिली जो है ऊपर किलो बन जाएगा, -1K आ रहा है, यानी कि -1000 आता है। आप इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो ये टाइम था 5 मिली सेकेंड से लेके 10 मिली सेकेंड के बीच तक का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें 10 से 15, यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ तक की वैल्यूज़ हैं, आगे दो ही वैल्यूज़ आनी हैं। अब यहाँ तक के देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया, तो यानी इस टाइम के बीच में वैल्यू 0 आएगी हमारी। 5 यानी 10 मिली सेकेंड तक से लेकर 15 मिली सेकेंड तक हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 होगा, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट रही है। अब देखें इसकी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा, अब देखो बच्चों, ये अब हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 5 है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, क्योंकि अब हमने इस टाइम में वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू देखें 0 हो चुकी है, ठीक है। ये x2 y2 है, वो x1 और y1 है, तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 5 और x2 माइनस x1 यानी कि 20 माइनस 15, और साथ में मिली होगा। अब देखें ये आ रहा है, बटे में भी 5 आ रहा है, ऊपर भी 5 ही आ रहा है, -5 और 5 आ रहा है, यानी -1 के साथ ये मिली ऊपर जाके k बन जाएगा -1K, यानी वही बात -1000 आ रहा है यहाँ पे भी। अब आप देख सकते हैं सारी आपने सॉल्व भी कर दिया। बस जस्ट एक काम करना है, कैपेसिटेंस को ज़रब देते जाओ और अपनी करंट वेव फॉर्म के लिए डाटा इकट्ठा करके उसको वेव फॉर्म को ड्रा करते हो, ठीक है। ये 20 मिली सेकेंड तक का टाइम था। अब हम करंट के लिए फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आपको बच्चों पता ही है क्या करना है, फार्मूला चलें पहले एक दफ़ा लिख लें तो ज़्यादा बेटर, ऐसे भी साथ में।
विच इज़ इक्वल टू, दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर ये आएगा एंड फाइनली। तो देखिए पहली वैल्यू आने लगी है 0 मिलीसेकंड तक के लेकर अपने टाइम 5 मिलीसेकंड तक के बीच की। आपको पता है 100 माइक्रोफैरड का हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस के साथ डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को ज़रब देना है। 2000 के साथ अपनी, ये देखें 2000, ये हमारी बच्चों वैल्यू है डेरिवेटिव की, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू जो कि 100 माइक्रोफैरड है। 100 माइक्रो की वैल्यू आप सभी जानते हैं बच्चों 10⁻⁻6 होता है। इसे आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा दें साथ में और देखें क्या वैल्यू आती है। ये देखें, ये 2000 के साथ 2 और 0 आएंगे, 2 लाख बन जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, सॉरी 10⁻5, और 10⁻5 इसको 10⁻1 बनाएगा, ये 0.2 आ जाएगा बच्चों। और अब हमारा यूनिट अम्पेयर में जा रहा है, 0.2 अम्पेयर यहाँ पे करंट आती है, आप चेक कर सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जो अपने पास वोल्टेज की वैल्यू थी डेरिवेटिव वाले वोल्टेज की, वो -1000 थी। कैपेसिटेंस की अब वैल्यू आपको पता है एक ही चलती जाएगी जो हमारे पास है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ये मेरे पास आ जाएगा -0.1 अम्पेयर, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा होगा इतना। तो अब आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें, मेरी तो सारी माइंड में ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका है इस चीज़ का कि वैल्यू किस तरीके से आनी है। ये लास्ट वाला भी देखें -1000 है, कैलकुलेशन सेम टू सेम होनी है। -1000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रो, तो आंसर आपको पता ही है सेम आ जाना है, -0.1 अम्पेयर। और इसका आंसर तो आप जानते हैं ज़ीरो ही आना है, क्योंकि ज़ीरो के साथ किसी भी वैल्यू को ज़रब दो ज़ीरो ही आता है। तो ये आपका सारा डाटा आ गया। अब इसकी मदद से आप वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। तो देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये वेव फॉर्म ड्रा होने जा रही है अब, ठीक है। सबसे पहले आप उसी तरह से अब आपकी वैल्यूज़ माइनस में भी हैं, ये भी याद रखें। तो वाई एक्सिस में आपकी करंट होती है हमेशा, यानी वाई एक्सिस में करंट या वोल्टेज होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा आप अपना टाइम रखते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे ऊपर पहले मेंशन करें करंट का, यानी कि करंट आई ऑफ टी है, और इसका यूनिट किस फॉर्म में, अम्पेयर की फॉर्म में, मिली अम्पेयर में नहीं है, सिंपल अम्पेयर है। अगर आपके मिली में यूनिट है तो वहाँ पे ऊपर मिली लिख के आप यहाँ पे सिंपल 5, 10 वगैरह लिख सकते हैं, ऐसे नंबर लिख सकते हैं, यानी कि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी दूसरी फॉर्म में। अब हमारी वैल्यू बच्चों देखो पॉजिटिव में 0.2 तक गई है, तो ये मैं इस पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ 0.1 वैल्यू, यहाँ पे रखता हूँ 0.2 वैल्यू, ठीक है। और इसको रखते हैं हम 0, और नेगेटिव में हमारी वैल्यू -0.1 तक गई है, तो इस पॉइंट पे हम रख लेते हैं अपना -0.1। ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है, यानी कि ये टाइम की एक्स एक्सिस की लाइन है। ओके हो गया। तो लें जी, लाइन आ गई है, ये टाइम है हमारा मिली सेकंड में, इतना तो हम भी जानते हैं। वो प्रीवियस टाइम एक्सिस जैसे बच्चों उन्होंने मेंशन की हुई है ना वैल्यूज़, वैसे ही आपने मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा फिर 10 है, फिर 15 है, और फिर 20 लास्ट नंबर है। तो ये हमने मेंशन कर लिया। अब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस जस्ट आपने बनाना है। इसमें होगा बच्चों कांस्टेंट रिस्पांस, यानी कि स्केयर यहाँ पे वेव्स ड्रा होंगी। ट्रायंगुलर वेव से हमेशा जब भी आप डेरिवेटिव निकाल के उनकी वेव्स ड्रा करोगे ना, तो हमेशा स्केयर वेव्स ड्रा होंगी। तो हमारे फर्स्ट टाइम यानी 0 से 5 मिली सेकेंड तक के बीच में हमारी जो करंट की वैल्यू थी वो 0.2 रही थी। तो 0.2 होने की वजह से ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। फिर क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे ही हम 5 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड के बीच में गए, हमने पहले यहाँ तक रहना था, ठीक है। जैसे ही हम 5 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड टाइम में गए इस दौरानिए में, तो हमारी वैल्यू -0.1 पे चली गई। देखें ना, कैपेसिटर में वोल्टेज का डिक्रीज क्यों आया, क्योंकि करंट माइनस में चली गई, यानी कि करंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कैपेसिटर के ऊपर। डेट्स वाई आपके जो थे करंट थी -0.1 पे थी, और इसी वजह से आपके वोल्टेज घट रहे थे इस टाइम में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो बच्चों, ये यहाँ पे हम ऐसे वेव फॉर्म बना के छोड़ देंगे इसको, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। 10 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड तक के बीच में तो करंट यानी कि दी ही नहीं गई, अपने कैपेसिटर को ज़ीरो दी गई, यानी इसमें कोई वेव फॉर्म ड्रा नहीं होगी। फिर 15 से 20 में एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आया अपने कैपेसिटर के ऊपर करंट का, जो कि है -0.1 की वैल्यू। यहाँ पे एक और वेव फॉर्म ड्रा हो जाएगी, और फाइनली आपका ग्राफ ड्राना है वेव फॉर्म का, ठीक है जी। तो ये थोड़ा बहुत हो गया वैल्यूज़ के ऊपर, इसीलिए मैं ना टाइमिंग हर दफ़ा जब भी अपने ग्राफ बनाता हूँ तो टाइमिंग को कोशिश करता हूँ, ये टाइम की जो वैल्यूज़ होती हैं ना इनको बाद में मैं ऐसे मेंशन करता हूँ, अदरवाइज़ ये मसला आता है। देखें उनके ऊपर से लाइंस ऐसे खींची जा रही हैं वैल्यूज़ के ऊपर से, तो अजीब लग रहा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा।